जय हिंद। देखिए हम लोग इस वीडियो में समझते हैं एसिड के बारे में, यानी कि अम्ल जो होता है वह आखिरकार होता कि क्या है। देखिए इसमें यानी कि अम्ल के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन, यानी कि उसके अम्ल के भौतिक गुण क्या होते हैं, अम्ल के उपयोग क्या होते हैं, अम्ल के रासायनिक गुण क्या है, यानी कि अम्ल से धातुओं में जब क्रिया कराते तब क्या क्या फ़र्क पड़ता है, यानी कि इसी सब के बारे में इस वीडियो में समझते हैं। देखिए अम्ल जो होता है यह भी एक तरफ यानी कि पदार्थ ही होता है, यह यानी कि लिक्विड पदार्थ भी होता है और कई कई जगह पर यानी कि ठोस पदार्थ भी होता है। इस तरफ यानी कि आम हो गए, इमली हो गए, ये सब जितने भी यानी कि खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, यानी कि एसिड पाया जाता है। अचार हो गया, सिरका हो गया, इन सब में क्या है यानी कि एसिड जो होगा वह पर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। देखिए जलीय अम्ल जो होता है, यानी कि जितने भी प्रकार के अम्ल होंगे अगर हम उनको यानी कि पानी में डाल दिया जाएगा तब क्या होगा, यानी कि पानी में वह अपना जो H+ आयन होता है वह क्या करते हैं, यानी कि उसके अणुओं में धीरे धीरे टूटते जाते हैं, घुलते मिलते जाते हैं। इस कारण से पानी का भी जो स्वाद होता है वह हल्का खट्टा आने लगता है। जिस तरह यानी कि इमली को जब पानी में घोरा जाता है तो फिर उसका स्वाद क्या होगा, यानी कि खट्टा। तो फिर ठीक यही हाल होता है, यानी कि जब हम लोग पानी में किसी भी यानी कि खट्टे पदार्थ को घोलते हैं तो फिर यानी कि वहाँ से H+ आयन जो होता है पानी के अणुओं में जा कर के धीरे धीरे जुड़ने लगता है। इससे क्या है, यानी कि वह अम्ल जो होता है वह पानी को भी धीरे धीरे करके खट्टा कर देता है। नॉर्मल पानी में क्या होता है, उसमें भी यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यानी कि वहाँ पर 2 हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर एक H+ आयन जो होता है वो उसके अणु जो होते हैं वह धीरे धीरे जा कर के पानी से जुड़ने लगते हैं। तो फिर यह था यानी कि एक तरफ से जलीय विलयन में यह H+ आयन जो होता है वह मुक्त करते हैं, यानी कि H+ आयन देते हैं। और देखिए H+ आयन के अतिरिक्त कहने मतलब इसके भी क्या है, अगर हम H+ को आयन ही है, अगर कोई भी यानी कि खट्टा पदार्थ है उसको जब पानी में डालेंगे तो फिर यानी कि वह सिर्फ और सिर्फ H+ आयन ही देंगे, यानी कि हाइड्रोजन आयन ही देंगे। यानी कि जैसे कि OH ऋणायन हो गया, Cl हो गया, ये सब नहीं देते हैं। तो फिर अम्ल की अगर हम कोई भी यानी कि एक तरफ से कह सकते कोई भी डेफिनेशन या फिर परिभाषा ही पूछ ले तो फिर अम्ल क्या है, यानी कि एक तरफ से खट्टे स्वाद में खट्टे होते हैं। वह क्या करते हैं, यानी कि जलीय विलयन में, यानी कि जब जल में अम्ल को घोला जाता है तो फिर वह जल को यानी कि खट्टा कर देते हैं। इसके अतिरिक्त यानी कि यह अम्ल जो होते हैं वह कहीं पर भी काम नहीं करते हैं। तो फिर देखिए वैसे पर pH के भी हिसाब से देखा जाए, जो pH पैमाना होता है वहाँ पर भी क्या है, यानी कि 7 तक रहेगा तब तो यानी कि वह न्यूट्रल हो गया, यानी कि जल हो गया। 7 से कम हो जाएगा तो फिर वह एक तरफ से अम्ल में ही चला जाएगा। है ना, यानी कि 7 से ऊपर जा रहा है, यानी कि 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12 तक जा रहा है तो फिर वह बेस हो जाता है, क्षार हो जाता है। और अम्ल क्षार यानी कि एक दूसरे के दुश्मन होते ही हैं। देखिए अम्ल जो होता है सबसे पहले देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है यह भी काफ़ी ज़्यादा प्रबल अम्ल होता है। यानी कि अगर यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है आप लोगों के शरीर पर यानी कि कहीं पर भी गिर भी जाए तो फिर क्या होगा, यानी कि वहाँ का स्किन जो होता है वह जला भी देगा। ठीक यही हाल होता है, यानी कि वहाँ पर भी H+ आयन देता है और क्लोरीन गैस जो होता है उसको क्या करता है, यानी कि बाहर फेंक देता है। कहने मतलब क्लोरीन गैस जो होगा वह बाहर निकल जाएगा और H+ आयन जो होगा यह अम्ल में मिल जाता है। तो फिर यानी कि जब यह दोनों आपस में जुड़ते हैं तब बनाते हैं हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए H2SO4 इसको यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए यह यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी यानी कि हाइड्रोजन आयन जो होते हैं यह भी यानी कि मुक्त हो रहे हैं। और जो भी यानी कि सल्फर होंगे, यानी कि जो होगा यह हमारा वह क्या होगा, यानी कि SO4 वह बाहर निकल जाएगा। और ठीक ये हाल है, यानी कि हमारा जो नाइट्रिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल में भी क्या है, यानी कि हाइड्रोजन जो होता है वह प्लस आयन देते हैं और यानी कि NO3 जो भी होगा यह बाहर निकल जाता है। देखिए यह जो सिरका यानी कि CH3COOH यह सिरका का ही एक तरफ से फार्मूला होता है। यहाँ पर भी क्या है, यानी कि यह जो हमारा H+ आयन सिरका भी देता है। देखिए यह दोनों यानी कि दोनों दिशा में जो रासायनिक समीकरण है दोनों की दोनों दिशा में बैलेंस होते हैं। तो फिर यह था यानी कि अम्ल के कुछ एग्जाम्पल अब सुनते थोड़ा डिटेल से। देखिए सुनते अम्ल के आखिरकार गुण क्या होते हैं। देखिए अम्ल के गुण में सबसे पहले आ जाता है यानी कि प्रबल अम्ल जो होते हैं वह क्या उनसे हैं, यानी कि H2SO4 हो गया जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल के भी नाम से जाना जाता है। HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। और यह हो जाएगा यानी कि HNO3
यानी कि यह हो जाता है हमारा नाइट्रिक अम्ल। देखिए इन सब का कार्य क्या होता है, देखिए सबसे पहले यह क्या है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा यानी कि प्रबल अम्ल होते हैं, इनकी मात्रा जो होती है यानी कि एसिड में काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि यह काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के प्रबल अम्ल होते हैं। देखिए अम्ल जो होता है यानी कि एक तरफ से इसी को तेजाब कह सकते हैं, जो बैटरी वगैरह में डाला जाता है, वह यानी कि इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई होता है। तो फिर यानी कि प्रेजेंट टाइम पर भी देखा जाए तो फिर यानी कि सबसे ज़्यादा उपयोगी जिसका हो रहा है वह हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड का। इसका उपयोग जो भी है काफ़ी ज़्यादा बैटरी में किया जा रहा है। तो फिर फिलहाल यह बैटरी वगैरह की बात है। देखिए इसका जो कार्य होता है, जैसे कि मान लीजिए इसका जो मेन कार्य हो जाएगा यानी कि बैटरी वगैरह बनाने में अगर यानी कि ज़रा सा भी आपसे चूक हो गई, यानी कि वह मान लीजिए लकड़ी है, यानी कि कोई भी लकड़ी का छोटा मोटा यानी कि गुटका भी हो सकता है, कपड़ा यानी कि जैसे कि हमारे जो कपड़े हुए वह भी, और यानी कि जो कागज़, त्वचा यानी कि जो हमारा स्किन होता है, इन सब पर अगर हाँ यानी कि ज़रा सा भी अगर हाँ अम्ल पड़ जाए तो फिर यह क्या करता है, यानी कि गला करके वहाँ की स्किन जो होती है उसको यानी कि एकदम से गला देता है। यानी कितना तेज़ प्रबल अम्ल होता है, वहाँ पर गला करके यानी कि जल जाते हैं। वह क्या है यानी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अम्ल भी होते हैं, वह गला करके यानी कि वहाँ के स्किन जो होता है उसको एकदम से यानी कि नष्ट कर देता है, ध्वस्त कर देता है। तो फिर यानी कि अगर इन सब चीज़ों में कहीं पर भी पड़ जाए, यानी और भी देखा जाए, कागज़ हो गए, त्वचा हो गए, स्किन भी हो गया, यानी कि लकड़ी की हो गए, यानी कि हमारे हड्डियाँ जो भी हैं, अगर आप पूरे के पूरे शरीर को भी अम्ल में अगर झोंक भी दिया जाए तो फिर क्या होगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारा कंकाल ही बचेगा, बाकी सारे भी जितने भी यानी कि पार्ट पुर्जे होंगे जो सारे के सारे को गला भी देता है, या यानी कि इतना खतरनाक होता है यह अम्ल। देखिए या इनका स्वाद, देखिए यह प्रबल अम्ल जो होता है यह भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इस तरफ से यानी कि जो नॉर्मल अम्ल होते हैं और स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी कि जिस तरफ से आम हो गए, इमली हो गए, अचार हो गए, नींबू हो गए, ये सब क्या है यानी कि इन सब में नॉर्मल होता है। लेकिन जो संक्षारण प्रवृत्ति के होते हैं, जिस तरफ से यानी कि H2SO4 हो गए, यह भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अम्ल होता है। यह क्या है यानी कि एक तरफ संक्षारण प्रवृत्ति क्या होता है, जिस तरफ से यानी कि लोहे में जंग तो काफ़ी फिलहाल बरसात वगैरह के मौसम में काफ़ी तेज़ी से लगता है, ठीक यही हाल इसमें भी होता है। यह भी काफ़ी तेज़ी से यानी कि हमारे शरीर को गला भी देते हैं। तो फिर देखिए अम्ल को पहचाना कैसे जाता है, एक तो यानी कि पीएच पैमाना आता है, पीएच स्केल जिसको बोलते हैं, वहाँ पर क्या होता है यानी कि वहाँ पर कुछ अंक दिए होते हैं, यानी कि 1 से लेकर के 14 तक होता है। उसमें से यानी कि 7 जो होता है वह मेन बेस हो जाता है, यानी कि वह न्यूट्रल हो जाएगा। वहाँ पर यानी कि ना तो अम्ल होगा ना ही क्षार होगा, वहाँ पर क्या होगा यानी कि सिंपल हो जाएगी, जिस तरह से पानी का स्वाद होता है। देखिए या नीला लिटमस पेपर को क्या करता है, यानी कि लाल कर देते हैं अम्ल, यानी कितने खतरनाक तो होते हैं। फिलहाल अगर आप नीले रंग का लिटमस पेपर है आपके पास, उसको यानी कि जब अम्ल में आप डुबो करके निकालेंगे तो फिर वह क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। देखिए अम्ल का जो पीएच होता है वह 7 से कम होता है, जिस तरह से यानी कि एग्जाम्पल में भी 6 हो गए, 7 6 हो गए, 5 हो गए, 4 3 2 1 यानी कि 0 भी हो जाता है। तो फिर यह क्या है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अम्ल भी हो जाते हैं। देखिए यह पीएच पर भी डिपेंड करता है। देखिए अगर ना 7 पर रुक गए तो फिर वह न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि जिसको पानी बोलते हैं। जैसे कि 7 से ऊपर गए तो फिर वह बेस हो जाता, क्षार हो जाएगा, वह काफ़ी ज़्यादा कड़वा हो जाता है। देखिए अम्ल जो होते हैं या विद्युत का सुचालक भी होते हैं, जिसमें यानी कि विद्युत धारा प्रवाह कैसे होती है, तो फिर वह हो जाता है यानी कि H+ आयन के ही द्वारा विद्युत धारा जो होता है यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वह फ्लो होता है। देखिए इसमें यानी कि 2-3 ठो अपवाद भी हैं, जिस तरह से यानी कि ग्लूकोज में भी क्या है यानी कि कहीं ना कहीं पर हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, और एल्कोहल में भी कहीं ना कहीं पर हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। लेकिन इसमें भी क्या है यानी कि मतलब यह इसके यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के H+ आयन जो होते हैं या काफ़ी ज़्यादा इसमें अपवाद भी देखा जाता है। इस तरह से अपवाद में क्या है यानी कि जो ग्लूकोज हो गया, एल्कोहल हो गए, इन सब में क्या है यानी कि अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराएंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को छोड़ भी देंगे, तो फिर इसमें भी देखा जाए तो फिर H+ आयन होता है, लेकिन इसके विपरीत कहने तो खुद काम करता है। इस तरह से यानी कि यहाँ पर H+ आयन जिस तरह से यानी कि हो जाएगा हमारा सल्फ्यूरिक एसिड में करंट बहाएंगे तो फिर काफ़ी तेज़ी से यानी कि बहेगा। लेकिन जब ग्लूकोज, एल्कोहल यानी कि आदि में जो भी होगा, यानी कि और भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल होते हैं, उन सब में करंट को जब हम फ्लो कराते हैं तब क्या होगा यानी कि काफ़ी कम मात्रा में होते हैं, या फिर होता ही नहीं ये करंट
है। देखिए यहाँ पर H+ आयन तो होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि कुछ एसिड जो होते हैं यह जड़ से ही नहीं होते हैं। लेकिन आप लोग पहले ही बार में समझे होंगे यानी कि H+ आयन जिसमें होता है वह एसिड ही होता है। फिलहाल ऐसा नहीं है। देखिए ग्लूकोज भी क्या है यानी कि वह एसिड वगैरह नहीं है, उसमें भी H+ आयन होते हैं। अल्कोहल क्या है यानी कि यह भी एक तरह से शराब होता है, या इसमें भी H+ आयन होते हैं, लेकिन यह भी क्या है एसिड नहीं होता है। देखिए यह जल में जो हमारा होता है अम्ल जो होता है वह विलीय होता है, कहने मतलब जल में अगर हम उसको घोलेंगे तो फिर वह घुल जाता है। और देखिए जैसे कि प्रबल अम्ल है काफ़ी ज़्यादा यानी कि स्ट्रॉन्ग अम्ल है, इस तरह से H2SO4 हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, इन सबको जब पानी में हम घोलेंगे तब क्या होता है यानी कि उष्मा जो होगी यानी कि ताप हीट जो भी होगा उसकी मात्रा जो है यानी कि काफ़ी तेज़ी से यानी कि बढ़ती चली जाती है। तो फिर यह था यानी कि फिलहाल अम्ल के गुण कुछ समझते। देखिए अम्ल के जो रासायनिक गुण होते हैं सबसे पहले आ जाता है यानी कि धातु के साथ क्रिया। जब धातुओं से जब क्रिया करते हैं, जब अम्ल मान लीजिए कोई भी अम्ल है जब वह धातु के साथ क्रिया करेगा तब क्या बनाता है। देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन गैस जो है यानी कि हर एक किसी न किसी हाल में इसको मुक्त करना ही होता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस जो होगा इसको बाहर निकाल देता है और प्लस में यौगिक बनाता है, यानी कि जो आपस में यानी कि यहाँ पर आप अच्छे से समझिए। देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या था यानी कि हाइड्रोजन गैस जो था यानी कि यहाँ से निकल गया तो फिर यहाँ पर बना दिया यानी कि हमारा जिंक सल्फेट, यानी कि एक यौगिक दूसरे यौगिक से जुड़ करके क्या बना देते हैं यानी कि यौगिक बना देते हैं। देखिए यानी कि एक तत्व दूसरे तत्व से जुड़ करके यौगिक बनाते हैं और उसके साथ साथ यानी कि लवण भी बना देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं पर भी उपयोग भी होता है। तो आप समझिए। देखिए सबसे पहले क्या है जिंक है, जिंक क्या है एक तरह से धातु होता है, और H2SO4 यह क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। जब इन दोनों की क्रिया कराएंगे तब क्या होता है, देखिए जिंक सल्फेट बनाता है, यह क्या है यानी कि SO4 जो होता है वह सल्फेट हो जाएगा और जिंक जो होता है यानी कि जब आपस में दोनों को मिलाएंगे तब क्या होगा यानी कि जिंक सल्फेट बन जाता है और प्लस में हाइड्रोजन गैस जो होगा वह बाहर निकल जाता है। देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को जब नाइट्रिक अम्ल से यानी कि HNO3 से जब क्रिया कराते हैं तब क्या बनाता है, तो फिर बना देते हैं हमारा मैग्नीशियम नाइट्रेट। देखिए फिलहाल यह सब यानी कि जिंक क्लोराइड हो गए, जिंक सल्फेट हो गई, यह सब आप लोगों को याद रहेगा, लेकिन आप लोग फंसेंगे कहाँ पर यानी कि इसी में, यानी कि यहाँ पर 3 हो गए, यहाँ पर 2 हो गए, यह सब यानी कि आखिरकार आया कैसे। देखिए मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाता है और प्लस में यानी कि हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देता है। देखिए यहाँ पर क्या यानी कि 2 है तो फिर 2 से यानी कि सभी में गुणा किया हुआ है, यानी कि 2 ठो हाइड्रोजन हो गए, 2 नाइट्रोजन हो गया और यानी कि 3 दूना 6 हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा। तो फिर देखिए यहाँ पर भी क्या है यानी कि 3 ठो ऑक्सीजन हो जाएगा और प्लस में यानी कि 2 से गुणा भी कर दीजिए, 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 ठो क्या हो गया यानी कि हमारा 2 ठो क्या हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा। तो फिर यानी कि इसी से ही निकाल करके यहाँ पर बना हुआ है। क्योंकि यानी कि यहाँ पर जो था यानी कि 2 ठो है हमारा नाइट्रिक अम्ल। जब यानी कि इन दोनों की जब आपस में क्रिया हो जाती है तब यहाँ से क्या होता है यानी कि हाइड्रोजन गैस जो होगा वह बाहर निकल जाता है। ठीक है, यही हाल होता है यानी कि जब जिंक की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं तब क्या होगा यानी कि जिंक क्लोराइड बनाता है ZnCl और प्लस में हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देता है। देखिए अब समझते हैं अम्ल के बारे में। देखिए अम्ल के यानी कि जो 4-5 ठो नाम है, सबसे पहले यानी कि आप लोग उसको समझ लीजिए। जिस तरह से यानी कि H2SO4 हो गए, सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोलते हैं अमूमन, यानी कि आप लोग जानते रहिए, यह फिलहाल उतना यानी कि इम्पोर्टेंट है नहीं। कभी कभार यानी कि इसका सिर्फ और सिर्फ नाम यानी कि दे देता है, इसका यानी कि जो सूत्र होता है वह पूछ ही लेता है। तो फिर यानी कि थोड़ा बहुत आप लोग वैसे ही जानते रहिए। जिस तरह से H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, HNO3 हो गया यानी कि नाइट्रिक अम्ल हो गए। देखिए यहाँ पर यानी कि अम्ल और एसिटिक अम्ल में CH3COOH हो गया और H3PO4 यानी कि इसको बोलते फास्फोरिक अम्ल। तो फिर यह था यानी कि अम्ल के 2-4 ठो नाम है, इसको यानी कि आप लोग वैसे ही याद रखिएगा। इसी मतलब अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। देखिए सबसे पहले यानी कि यूज ऑफ एसिड, कहने मतलब अम्ल जितने भी प्रकार के होते हैं उनका यानी कि काफ़ी ज़्यादा उपयोग है। अगर हम उसी को समझेंगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। देखिए सबसे पहले यानी कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। विभिन्न प्रकार के यानी कि जिस तरह से जब अभिक्रिया करते हैं यानी कि रासायनिक समीकरण में तब क्या होता है यानी कि क्लोराइड भी बनाते हैं, क्लोरीन गैस भी बनाते हैं, यानी कि यही सब HCl यानी कि Cl क्या होता है यानी कि क्लोरीन गैस
बन करके यानी कि बाहर निकल जाता है, या फिर Cl किसी के साथ जुड़ करके क्लोराइड बना देता है। और देखिए लोहा, जिसमें यानी कि लोहा में जंग वगैरह जब लग जाता है, उसको भी साफ़ करने के लिए क्या करते हैं, यानी कि यह जो हमारा HCl होता है, बस क्या कीजिए, यानी कि मान लीजिए यही कोई लोहे का छड़ है, यानी किसी को HCl में ठीक इसी तरह से डुबा दीजिए। डुबाने के बाद फिर आप निकालेंगे तो फिर यानी कि इसमें जितना भी जंग लगा रहेगा, यानी कि इसकी सतह से सारे के सारे जंग साफ़ हो जाएंगे। फिर यानी कि उस पर अपना पेंट वगैरह मार भी दीजिए, तो फिर इससे क्या है, यानी कि जल्दी जंग वगैरह नहीं पकड़ेगा। और देखिए कपड़े, जो हमारे यानी कि वस्त्र होते, कपड़े होते हैं, उनको क्या किया जाता है, यानी कि उनको पेंटा जब जाता है तो फिर किसका उपयोग किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ही उपयोग किया जाता है। देखिए अब समझते हैं नाइट्रिक अम्ल, आखिरकार नाइट्रिक एसिड का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। जो यानी कि सोने के, चांदी के, जो भी यानी कि पहले के समय में काफ़ी ज़्यादा यानी कि हुआ करते थे जो सोना चांदी, फिलहाल आज के भी समय में है, इन पर क्या होता था, यानी कि हल्का हरा कलर का एक तरफ से यानी कि कह सकते हैं उस पर दाग वगैरह भी लग जाता है, या फिर मैल वगैरह उस पर बैठ भी जाता है, तो फिर वह एकदम से साफ नहीं दिखता है। तो फिर जिस तरह से यानी कि एक तरह से कह सकते हैं सोना चांदी क्या होता है, यानी कि एक निश्चित समय के बाद अगर आप उसको पहने ही हैं तो फिर वो कुढ़िया जाता है। कुढ़ियाने के बाद फिर उसको जब साफ करने के लिए ले जाते हैं तो फिर वह कहाँ पर उसका उपयोग होता है, यानी कि तब उपयोग आता है हमारा नाइट्रिक अम्ल। इसी से क्या किया जाता है, यानी कि सोने चांदी को साफ़ भी करते हैं। और देखिए उर्वरक यानी कि जो खाद वगैरह बनता है, या भी उसमें भी नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है। यानी कि जो खाद वगैरह के बोरी, फिलहाल आप लोगों ने भी जो यूरिया डाई का भी ले आए होंगे, यानी कि उसमें भी यही सूत्र लिखा रहता है, यानी कि HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल इसमें मिला हुआ है। और देखिए जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं उसको बनाने में भी, और रंग, जितने भी प्रकार के लगभग यानी कि रंग होते हैं उनमें भी कहीं न कहीं पर नाइट्रिक अम्ल का उपयोग हुआ रहता है। और दवाई बनाने में भी नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। देखिए यानी कि इसकी मात्रा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि एक ही मात्रा रहेगा तो फिर आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और देखिए HCl अम्ल अगर हाँ जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, यानी कि यहीं से ठीक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उठा लिए, और यानी कि नाइट्रिक अम्ल, यह दोनों जब आपस में मिलते हैं तब बनता है, यानी कि हमारा एक तरह से कह सकते हैं एक बहुत ही पावरफुल तेजाब होता है। यह क्या करता है, यानी कि इसी को बोलते हैं अम्लराज। अम्लराज यह क्या है, यानी कि अगर मान लीजिए इसमें आप कोई भी यानी कि मीट का टुकड़ा छोटा सा भी डाल देंगे तो फिर यानी कितना तेज उसको गला करके ख़त्म कर देता है, यानी कि आप उसको आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। यह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है अम्लराज, या इक्वरेजिया भी इसको कह सकते हैं। HCl और यानी कि नाइट्रिक अम्ल आपस में जब जुड़ते हैं तब होता है। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग यानी कि जो लेड ऑक्साइड बैटरी होती है, जिसमें यानी कि जब हमारे घरों में जो इन्वर्टर वगैरह लगे होते हैं उनमें भी क्या होता है, यानी कि लेड ऑक्साइड भरे होते हैं, उनमें भी क्या है, यानी कि यही सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है। उसमें भी क्या होता है, यानी कि समय समय पर कभी कभार आप लोगों ने पानी वगैरह डाला भी होगा, जिसको यानी कि डिस्टिल वाटर बोलते हैं। उसमें डिस्टिल वाटर में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो फिर यह था यानी कि, और देखिए यहाँ जो डिस्टिल वाटर होता है इसको यानी कि घर पर भी बना सकते हैं, लेकिन घर वाला जो होता है वह यानी कि काफ़ी हद तक यानी कि शुद्ध नहीं माना जाता। देखिए उसमें घर के पानी में क्या होता है, पैरामीशियम, मैग्नीशियम, यानी कि जितने भी प्रकार के तत्व होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वही मिले होते हैं। जो डिस्टिल वाटर होता है वो या एकदम तो साफ़ होता ही है, उसमें से यानी कि जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, जितने भी आयरन जो भी होते हैं, जो तत्व होते हैं, उन सबको यानी कि निकाल भी देते हैं। तो फिर यह निकालते क्या, सबसे पहले आप लोग भी कर सकते हैं, यानी कि पानी लीजिए, पानी को क्या कीजिए, यानी कि खूब खौला दीजिए। खौलाने के बाद उसको यानी कि एक ठो छन्नी से छान भी देंगे तो फिर उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जितने भी पैरामीशियम होंगे, यानी कि सारे के सारे निकल भी जाएंगे। निकलने के बाद फिर उसको क्या कीजिए, यानी कि बैटरी में डाल दीजिए। तो फिर आप घर पर भी बना सकते हैं, लेकिन उतना यानी कि आप लोगों को यानी कि एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। हाँ, यानी कितने ही सेल्सियस डिग्री पर या पानी जो होगा वह काफ़ी ज़्यादा शुद्ध हो जाता है। तो फिर देखिए अब फिलहाल इसका उपयोग बैटरी में भी होता है। और यानी कि जो पेट्रोलियम, जहाँ पर पेट्रोल वगैरह बिकते हैं उसको वहाँ पर भी, और जो भी यानी कि बड़े बड़े कारखाने होते हैं वहाँ पर भी क्या होता है, यानी कि जो टूट फूट की मरम्मत होती है उसको भी यानी कि शोधन करने, मतलब उसको भी शोध कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। और देखिए जो भी उर्वरक हो गए, जैसे
की खाद में भी क्या होता है, यानी कि H2SO4 भी की मात्रा भी होती है और यानी कि नाइट्रिक अम्ल की भी मात्रा होती है। और जो प्लास्टिक बनाने में भी किसका उपयोग होता है, H2SO4 का। और जो कृत्रिम रेसे, देखिए कृत्रिम रेसे जो होते हैं यानी कि इनको आर्टिफिशियल तरीके से खुद के इंसानों के ही द्वारा बनाया जाता है, या पेड़ पौधों पर यानी कि डिपेंड नहीं रहते हैं। और जो वॉशिंग पाउडर यानी कि जो हमारे घर में सर्फ वगैरह जो निरमा होता है, उसमें भी क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा होती है। यानी कि जब उसको बाल्टी में डाल करके जब पानी में जब डाल करके निरमा को जब हिलाते हैं तो फिर उसमें से क्या होता है, यानी कि झाग उत्पन्न होता है। तो फिर उसमें भी क्या मिला होता है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड मिला होता है। तो फिर यह था यानी कि एसिड के बारे में। अब यानी कि इसके नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे सॉरी क्षार के बारे में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।